horizontal girder of steel having uniform section is 14 meter long and is simply supported at its end. It carries concentrated loads of 120 kilonewton and 80 kilonewton at 2 points, 3 meter and 4.5 meter from the two ends respectively. Moment of inertia of section of the girder is 16 into 10 raised to 8 mm square and E for steel 2.1 into 10 raised to 5 megapascal. Calculate the deflection of the girder up at a point under 80 kilonewton load. क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पे कि एक गर्डर है, उस गर्डर में मतलब वो सिंपली सपोर्टेड बीम है। क्या है वो? सिंपली सपोर्टेड बीम। तो सिंपली सपोर्टेड बीम है और उसका टोटल स्पैन दिया है 14 मीटर और जो 2 पॉइंट लोड है एक सी पे है और दूसरा डी पे है। सी जो है 3 मीटर ए पॉइंट से है और ये बी पॉइंट। तो ए सी पॉइंट जो है वो ए से 3 मीटर पे है और डी पॉइंट जो है वो ए से 9.5 है, बट दोनों के बीच के गैप का डिस्टेंसेस यहाँ पे गिवन है। और यहाँ पे तुम्हें क्या करना है? डिफ्लेक्शन एट पॉइंट लोड 80 kN, जो 80 kN दिया है उस पॉइंट का डिफ्लेक्शन निकालना है। मतलब तुम्हें निकालना है YD, तुम्हें पॉइंट डी का डिफ्लेक्शन निकालना है। क्या करना है तुम्हें? पॉइंट डी का डिफ्लेक्शन निकालना है। अगर पॉइंट डी का डिफ्लेक्शन निकालना है तो सबसे पहले हमारे पास क्या रेडी होना चाहिए? इक्वेशन रेडी होना चाहिए। इक्वेशन कौन सा रेडी करेंगे हम लोग? मैक्यूलिस मेथड से। तो वो इक्वेशन हम लोग रेडी करेंगे। तो उसके पहले हमें ये जो एंड रिएक्शन है RA एंड RB, RA एंड RB का हमें एंड रिएक्शन कैलकुलेट करना है। अब RA एंड RB का एंड रिएक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हमारा जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल लास्ट ईयर था उसके अंदर ये RA और RB का सॉल्यूशन दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे भी हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हम मोमेंट कंडीशन इक्वल करेंगे। जो इक्विलिब्रियम कंडीशन होता है जो मैकेनिक्स में शो किया था, वैसे ही यहाँ पे हम इक्विलिब्रियम कंडीशन यूज करेंगे और हम क्या करेंगे? ए पॉइंट है ना तुम्हारा, ये ए पॉइंट पे मोमेंट लेंगे। क्या करेंगे? ए पॉइंट पे मोमेंट। तो लिखते हैं टेकिंग मोमेंट एट पॉइंट ए पे मोमेंट लिया तो हमारा हो गया समेशन एम ए इक्वल टू 0, क्योंकि हमने इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई किया है। और इक्विलिब्रियम कंडीशन में हमारा जो 3 इक्विलिब्रियम कंडीशन होता है, समेशन एम, समेशन एफ एक्स, समेशन एफ वाई, ये सारे फोर्स का एडिशन इक्वल टू 0 होता है। मतलब समेशन एम ए इक्वल टू 0, समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 एंड समेशन एफ वाई इक्वल टू 0। तो ऐसे टोटल 3 इक्विलिब्रियम कंडीशन रहते हैं। एट प्रेजेंट इस प्रॉब्लम में हमको ये इक्विलिब्रियम कंडीशन और समेशन एफ वाई का इक्विलिब्रियम कंडीशन यूज होने वाला है। समेशन एफ एक्स नहीं यूज होगा क्योंकि इस प्रॉब्लम के अंदर हॉरिजॉन्टल फोर्स गिवन नहीं है। अगर हॉरिजॉन्टल फोर्स गिवन होता तो तुम्हें इसमें दिया रहता। इसीलिए हम पहला मोमेंट का इक्विलिब्रियम कंडीशन यूज करते हैं। हमने मोमेंट पॉइंट ए पे लिया है और इसमें हम डायरेक्शन कंसीडर करेंगे, क्लॉकवाइज को पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव। तो हमने यहाँ पे अपना थंब रखो। अभी तुम्हें क्या करना है? पॉइंट ए के बाद जो नेक्स्ट फोर्स है वो 120 है। तो मोमेंट क्या होता है? मोमेंट वो होता है मोमेंट पॉइंट और फोर्स इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो यहाँ पे हमारा 120 into 3 आएगा और ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? तो अगर हम इसको एक रोटेशन ले जाते हैं, मोमेंट पॉइंट के एक इमेजिनरी सर्कल की तरह ड्रॉ करते हैं, तो ये हमारा क्लॉकवाइज होगा। तो 120 into 3 हो जाएगा। देन उसके बाद
यहाँ पे प्लस 80 इंटू 6.5 और 6.5 प्लस 3, क्योंकि हमारा मूवमेंट पॉइंट यही है और अब हम 80 को ले रहे, तो हम A से लेके D तक का डिस्टेंस टोटल कंसीडर करेंगे। अब हमारा है नंबर RB का। RB का अगर रोटेशन देखते हैं तो ये एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है, इसीलिए ये माइनस हो गया RB इनटू, उसके बाद ये माइनस हो गया। अब इसका टोटल डिस्टेंस A पॉइंट से लेके B तक कितना है, तो 40 इक्वल टू 0। तो RB की वैल्यू क्या आई, तो कैलकुलेट कर लेते हैं। RB की वैल्यू आएगी 80 किलो न्यूटन, 80 किलो न्यूटन। अब हमारा फर्स्ट इक्विलिब्रियम कंडीशन से हमें RB मिल गया। अब हम दूसरा इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करते हैं, इक्वल टू 0, अपवर्ड प्लस और डाउनवर्ड माइनस। इसमें हम अप एंड डाउन का साइन कन्वेंशन लेंगे। तो अप एंड डाउन का साइन कन्वेंशन लेने के लिए हम क्या करेंगे, RA ये फोर्स ऊपर जा रहा है इसीलिए प्लस, ये 120 डाउनवर्ड आ रहा है इसलिए माइनस 80 और प्लस RB इक्वल टू 0। हमने RB का वैल्यू 80 कैलकुलेट किया है, तो RA माइनस 120 माइनस 80 प्लस 80 इक्वल टू 0। तो RA माइनस 120 इक्वल टू 0। सो हमारा RA आ गया 120 किलो न्यूटन। हमने यहाँ पे RA और RB वैल्यू को कैलकुलेट कर दिया है। तो ये हमारा प्रॉब्लम का पहला स्टेप फिनिश हुआ, एंड रिएक्शन कैलकुलेशन। नेक्स्ट अभी हमने RA RB कैलकुलेट कर लिया। अब हम इसमें मैक्यूलिस मेथड अप्लाई करेंगे। क्या मैक्यूलिस मेथड अप्लाई, तो मैक्यूलिस मेथड हमें ओरिजिन कंसिडर कर रहे हैं A को, ओरिजिन हमारा A रहेगा। तो मैक्यूलिस मेथड है EI d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर, ये है तुम्हारा EI इज इक्वल टू ओरिजिन A कंसिडर किया। ओरिजिन A कंसिडर करने के बाद हमने मैक्यूलिस मेथड अप्लाई किया और मैक्यूलिस मेथड है हमारा EI d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू मोमेंट। तो अभी हम क्या करते हैं, मैक्यूलिस मेथड को अप्लाई करने के लिए पहले पोर्शन AC कंसिडर करते हैं। क्या पोर्शन AC के अंदर हम x कंसिडर करते हैं और वो x है फ्रॉम पॉइंट A, और हमने एक पोर्शन, एक डॉटेड लाइन, एक इमेजिनरी पार्ट कंसिडर कर लिया यहाँ पे। तो हमारा आ जाएगा ये RA इंटू x, ये हमारा पोर्शन AC हो गया। नेक्स्ट अभी हम इस डॉटेड लाइन को रफ करके हमने नया सेक्शन ले लिया ये वाला C और D के बीच। तो C और D के बीच में हमने इसको अगेन फ्रॉम A पॉइंट से x एज्यूम कर लिया। क्या किया, A पॉइंट से x। फर्स्ट हमने क्या किया, A से C पहला पोर्शन लिया, उसमें डॉटेड लाइन एज्यूम करके x डिस्टेंस लिया, हमने उस पॉइंट पे मोमेंट लिया और ये क्लॉकवाइज था इसीलिए RA इंटू x लिखा। अब हमारा डिस्टेंस चेंज हो गया है और हमारा डिस्टेंस अब हो जाएगा, ये जो रहेगा ये, या इसको मैं नीचे शो कर देता हूं,
ये डिस्टेंस हो जाएगा x माइनस 3, मतलब ये x और ये 3 माइनस कर देंगे। अभी हम कौन सा पोर्शन कंसीडर करके रखा है, C एंड D का, तो ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज हो गया। हमारा मूवमेंट पॉइंट इस वक्त ये जो डॉटेड लाइन है वो रहेगा, तो माइनस 120 इंटू एक्स माइनस 3, ये हमारा पोर्शन CD के लिए हो गया। अब सिमिलरली हम इसे पोर्शन DB के लिए कंटिन्यू करते हैं, तो मैं यहाँ पे पोर्शन DB के लिए ये डॉटेड लाइन ऐसा कर दिया, और ये अब हमारा मोमेंट पॉइंट होगा। तो ये डिस्टेंस क्या होगा, D पॉइंट से लेके डॉटेड लाइन तक का, तो x माइनस 3 प्लस 6.5 9.5 रहेगा। उसके बाद इसमें माइनस इसलिए क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, सो 80 इंटू एक्स माइनस 9.5, हमने ये पूरा ऐसा कर दिया, और ये पोर्शन हो गया तुम्हारा DB का, ये पोर्शन हो गया तुम्हारा DB। और ये हमारा कौन सा इक्वेशन हमने रेडी कर लिया, EI d2y अपॉन dx2। अब हम इसको फर्स्ट इंटीग्रेट करते हैं स्लोप इक्वेशन के लिए। फर्स्ट इंटीग्रेशन टू गेट स्लोप इक्वेशन, तो फर्स्ट इंटीग्रेशन करने से क्या होगा, EI dy बाय dx, देखो ये जो स्क्वायर था वो चेंज हो जाएगा dy बाय dx के फॉर्म में। यहां पे आ जाएगा RA इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस C1 इंटीग्रेशन की वजह से, क्योंकि x का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाय 2 और प्लस C1 ये हमारा कांस्टेंट रहेगा। सिमिलरली 120 इंटू एक्स माइनस 3 स्क्वायर अपॉन 2, यहां पे कांस्टेंट ऐड नहीं करना है पोर्शन CD में, माइनस 80 इंटू एक्स माइनस 9.5 स्क्वायर अपॉन 2, ये हमारा क्या हो गया, स्लोप का इक्वेशन। ठीक है, अभी नेक्स्ट हमने ये कौन सा इक्वेशन बना लिया, स्लोप का। अभी हम इसे डिफ्लेक्शन का इक्वेशन से सेकेंड इंटीग्रेशन को यूज करेंगे, तो उसके पहले हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। सिंप्लीफाई मतलब क्या होगा, अभी RA की वैल्यू हम अभी सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो RA की वैल्यू तुम्हारा 120 लिखा था हमने, कितना 120 किलोमीटर, और RB हमने कैलकुलेट किया था ये, बराबर है ना ये। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं RA का, EI dy बाय dx इंटू है, और इसमें 120 डिवाइड बाय 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस C1 माइनस, इसको सिंप्लीफाई कर दो तो ये हो जाएगा 60, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा ये, तो x माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस ये 2 से ये 80 डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 40 x माइनस 9.5 स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे भी हम इसको डायरेक्टली डिवाइड कर देते हैं, तो 120 बाय, तो ये हो जाएगा 60 x स्क्वायर। अब अगेन हम इसको सेकेंड इंटीग्रेशन करते हैं टू गेट डिफ्लेक्शन इक्वेशन। तो ये क्या हो जाएगा, EI और ये dy की जगह हो जाएगा y, और ये हो जाएगा 60 x क्यूब अपॉन 3, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है क्यूब और डिवाइड बाय 3, C1 के साथ हो जाएगा x प्लस C2 इंडिकेट करता है कि हमने सेकेंड टाइम इंटीग्रेशन किया है, माइनस 60 इंटू
x माइनस 3 क्यूब अपॉन 3 माइनस 40 x माइनस 9.5 क्यूब अपॉन 3। ये हमारा क्या हो गया पूरा इक्वेशन। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो सिंप्लीफाई होके क्या हो जाएगा ई आई वाई 20x क्यूब प्लस c1x प्लस c2 माइनस 20x माइनस 3 क्यूब, ये 3 से इसको डिवाइड कर दिया, यहाँ पे भी 3 से 60 को डिवाइड कर दिया, माइनस 40/3 क्योंकि ये डिवाइड नहीं होगा, x माइनस 9.5 क्यूब। ये हमारा स्लोप का इक्वेशन रेडी हो गया। अब हम आगे इसमें से जो कांस्टेंट वैल्यू दी है उसे क्या, सॉरी स्लोप नहीं, ये डिफ्लेक्शन का इक्वेशन रेडी हो गया। तो अभी हम इसके अंदर आगे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके फिर C1 और C2 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ये हमारा अभी डिफ्लेक्शन इक्वेशन हो गया। अभी हम क्या करते हैं, जो पहले हमने स्लोप इक्वेशन कैलकुलेट किया था वो स्लोप इक्वेशन यहाँ पे लिख देते हैं। तो वो था हमारा 60x² प्लस C1 माइनस 60x माइनस 3 स्क्वायर माइनस 40 x माइनस 9.5 स्क्वायर। ये हमारा हो गया स्लोप का इक्वेशन और ये डिफ्लेक्शन का इक्वेशन। तो यहाँ पे हमने इक्वेशंस बना दिए जो हमें इक्वेशन चाहिए थे। अभी नेक्स्ट है हमारा, इसे मैं रफ करता हूं। अभी C1 और C2 का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। टू फाइंड वैल्यू ऑफ C1 एंड C2, ये हमारा जो पोर्शन है वो AC CD और ये DB। तो कंसीडर पोर्शन AC इन डिफ्लेक्शन इक्वेशन। किसमें? डिफ्लेक्शन इक्वेशन। ये इंपॉर्टेंट है। डिफ्लेक्शन इक्वेशन में सिर्फ पोर्शन AC का जो तुम्हारा पार्ट है ना, ये वाला, सिर्फ AC पोर्शन ही कंसीडर करना है। कौन सा? AC पोर्शन। तो EI Y इज इक्वल टू कौन सा कंसीडर करना है? सिर्फ AC का ही, क्योंकि यही से हमें C1 और C2 की वैल्यू लेना है। तो यहां से हमें C2 की वैल्यू मिलेगी, ये पहले कंडीशन से C2 की वैल्यू मिलेगी। तो ये क्या है? 20x³ प्लस C1x प्लस C2। तो पुट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 इसमें। तो इसमें क्या हो जाएगा? EI 0 20 इंटू 0 प्लस C1 इंटू 0 प्लस C2, यानी हमें C2 कितना मिल गया? 0। C2 की वैल्यू क्या मिला? 0। अब हम क्या कंसिडर करने वाले हैं? अभी हमें कैलकुलेट करना है C1 की वैल्यू। तो C1 की वैल्यू कंसिडर करने के लिए हमें ये पूरा इक्वेशन यूज करना होता है। तो मैं ये स्लोप का इक्वेशन रफ कर रहा हूं, और अभी टू फाइंड C1 वैल्यू पुट
x is equal to 14 and y equal to 0 in deflection इक्वेशन। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ई आई 0, यहां पे हम पूरा 0 हो गया, 20 इंटू 14 क्यूब। जहां जहां पे x है वहां पे हम अब क्या पुट करेंगे, x इज इक्वल टू क्या लिया है 14। तो ये पूरा जो अभी हमने पूरा स्पैन कंसिडर किया है, तो अगर हमने पूरा स्पैन कंसिडर किया है तो हमें ये पूरा इक्वेशन कंसिडर करना होगा। तो हमने पूरा स्पैन कंसिडर कर लिया है और अभी हम ये पूरा स्पैन कंसिडर की वजह से ये पूरा इक्वेशन लेने जा रहे हैं। तो प्लस C1 इंटू 14 प्लस C2 माइनस 20 इंटू 14 माइनस 3 क्यूब माइनस 40/3 इंटू 14 माइनस 9.5 क्यूब। ये पूरा इक्वेशन सॉल्व करके हमें C2 की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो ये हम इसको कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। अभी इसमें हमने ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया था। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद अब हम इसे C1 की वैल्यू लिखते हैं। तो मैं इसे रफ कर देता हूं। तो ये पूरा इक्वेशन सॉल्व करने के बाद तुम्हें C1 की वैल्यू मिलेगी, C1 इज इक्वल टू माइनस 1931.78। ये किसका वैल्यू मिल गया, C1 का। अब हमारे पास C1 और C2 की वैल्यू मिल गई है, तो अब हम स्लोप एंड डिफ्लेक्शन इक्वेशन लिख सकते हैं। तो पहले मैं तुम्हें डिफ्लेक्शन इक्वेशन लिख देता हूं, ई आई वाई इज इक्वल टू 20 इंटू एक्स क्यूब माइनस, क्योंकि अभी C1 क्या है तुम्हारा 1931, ये वाला C1 0.78x, और C2 तो 0 है, इसीलिए लिख के कुछ उतना इश्यू नहीं है उसका, माइनस 20 इंटू एक्स माइनस 3 क्यूब माइनस 40/3 माइनस एक्स माइनस 9.5 एक्स क्यूब। तो ये हमारा पोर्शन AC, CD एंड DB, ये हमारा फाइनल स्लोप का इक्वेशन हो गया, सॉरी फाइनल डिफ्लेक्शन का इक्वेशन हो गया। ये हमारा फाइनली डिफ्लेक्शन का इक्वेशन रेडी हो गया। और अब हम स्लोप का इक्वेशन लिख लेते हैं। तो ई आई dy by dx इज इक्वल टू 60 एक्स स्क्वायर माइनस 1931.78 माइनस 60 एक्स माइनस 3 स्क्वायर माइनस 40 एक्स माइनस 9.5 एक्स क्यूब। ये हमारा स्लोप का इक्वेशन हो गया। करेक्ट है। अभी नेक्स्ट हमें क्या कैलकुलेट करने के लिए है, क्या कहा है, डिफ्लेक्शन एट पॉइंट YD, यानी हमें 80 किलो न्यूटन के नीचे डिफ्लेक्शन लेना है। तो अगर हमें 80 किलो न्यूटन के लिए डिफ्लेक्शन लेना है तो हमें सिर्फ इतना ही CD तक का इक्वेशन कंसिडर करना है। कहां तक का इक्वेशन कंसिडर करना है, CD तक का। तो हमारा क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू हम लेंगे 9.5 मीटर
ये 9.5 मीटर ही क्यों लिया? क्योंकि हमें उसने कहा है कहां तक का चाहिए, हमें डी पॉइंट तक का चाहिए। कहां से? एसी। इसीलिए हमने इसका ये पार्ट, ये पोर्शन मतलब एसी पोर्शन और सीडी पोर्शन ही लिया। डीबी पोर्शन को हमने क्यों रिमूव कर दिया? क्योंकि हमें सिर्फ यहां तक का ही, इस डी पॉइंट का ही डिफ्लेक्शन चाहिए था। अगर तुम्हें बी पॉइंट का डिफ्लेक्शन चाहिए होता तो तुम ये पूरा इक्वेशन कंसिडर करते हैं। अगर तुम्हें सी पॉइंट का चाहिए होता तो सिर्फ तुम पहला ही पोर्शन कंसिडर करते। इस तरह से तुम इसमें कर सकते हो। तो अभी हम कंसिडर करेंगे ई आई वाई इज इक्वल टू 20 इंटू एक्स क्यूब माइनस 193.178 एक्स एसी पोर्शन माइनस 20 इंटू एक्स माइनस 3 क्यूब, ये हमारा सीडी पोर्शन। अभी हमें क्या करना है, इस वैल्यू के अंदर एक्स की जगह क्या पुट कर देना है, 9.5। तो ई आई वाई इज इक्वल टू वाई डी, अभी हम वाई डी लिख देंगे 20 इंटू 9.5। एक काम करता हूं, मैं आगे लिखता हूं, तो ये मैं रफ कर दे रहा हूं। तो ई आई वाई डी इज इक्वल टू 20 इंटू 9.5 क्यूब। 9.5 क्यों लिया? क्योंकि x की वैल्यू हमें 9.5 मिला हुआ है, माइनस 1931.78 इंटू, अभी x की वैल्यू फिर से 9.5 माइनस 20 इंटू 9.5 माइनस 3 क्यूब। यहां से अभी हम सॉल्व करेंगे। तो ये सॉल्व करने के बाद हमारा क्या हो जाएगा वो देखते हैं। तो वाई डी इज इक्वल टू, अभी ये यहाँ पे इनटू में है तो ये पूरे टर्म के डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो ये भी जो भी आंसर आएगा वो देखते हैं हम लोग कि इसका जो सॉल्व करने के बाद आंसर आ रहा है वो है, तो अभी इसमें हमारा जो वैल्यू आएगा इसका सॉल्व करने के बाद माइनस 6696.91 इतना आ गया। अब हम क्या करते हैं, वाई डी को ऐसा ही रखते हैं, माइनस 6696.91 डिवाइड बाय, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है ई आई, तो इसके साथ ये डिवाइड में हो जाएगा। तो हमारा ये वाई डी। अब हम क्या करते हैं, ई का हमारे पास क्या वैल्यू है, तो ई का वैल्यू है 2.1 इंटू 10⁵ MPa। अभी इसका कन्वर्जन हमें देखना है, तो कन्वर्जन हम क्या करते हैं, 2.1 इंटू 10⁵, ये क्या हो जाएगा न्यूटन पर mm स्क्वायर, और हमें इसे कन्वर्ट करना है किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। इसे कन्वर्ट करना है किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो 2.1 इंटू 10⁵, ये न्यूटन को किलो में कर रहे हैं तो 10⁻⁻3, तो ये हमारा हो गया किलो न्यूटन। अभी ये मीटर को mm को मीटर में करना है तो 10⁻⁻3, तो ये मीटर में हो गया, पर यहाँ पे स्क्वायर में है इसीलिए इसको भी स्क्वायर करें। तो ये सॉल्व करने के बाद तुम्हारा आंसर आ जाएगा 2.1 इंटू 10⁸ किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये सॉल्व करने के बाद तुम्हारा आंसर ई का इतना आ गया। सिमिलरली तुमको जो दिया है वहां पे, वो दिया है I इज इक्वल टू 16 इंटू 10⁸ mm⁴। इसे हमें कन्वर्ट करना है किसमें, मीटर में। तो 16 इंटू 10⁸ तो ऑलरेडी गिवन है,
उसमें करते हैं 10⁻⁻3। तो ये मीटर में हो गया। अब ये ⁻⁴ है, तो इसको भी ⁻⁴ लगा दो इसके फैक्टर को। तो यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा तुम्हारा आंसर पूरा सॉल्व करने के बाद 16 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। अब ये दो आंसर जो हमको फाइनली मिले, एक ये और दूसरा ये फाइनल आंसर, हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। तो -6696.91 डिवाइड बाय 2.1 e की वैल्यू 10⁸ इंटू और i की वैल्यू 16 इंटू 10⁻⁻4। जो भी आंसर आएगा ये, अभी इसका आंसर हम यहाँ पे मीटर में लिख देंगे इक्वल टू करके। तो अभी YD का आंसर जो है वो आएगा तो इसका आंसर आया -19.93 इंटू 10⁻³ मीटर। अब इसको mm में करेंगे तो -19.93 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻3। तो YD का mm में आंसर आ गया -19.93 mm, और यही हमारा फाइनल आंसर है। यही एक्सपेक्टेड था तुम्हें कि मतलब फाइनल डी पॉइंट पे कितना डिफ्लेक्शन आया, तो इतना। तो आज के लिए हम इतना ही देखेंगे, नेक्स्ट अगले लेक्चर में।